बायो का आज का हमारा चैप्टर है कंकाल तंत्र, प्रचलन एवं गति। हमारे शरीर में हड्डियों अर्थात बोन्स एवं मांसपेशियों मसल्स से बना हुआ जो तंत्र विकसित है उसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। यह प्रचलन एवं गति में सहायक होता है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 बोन्स या अस्थियां पाई जाती है जो कंकाल तंत्र के मुख्य भाग को निर्मित करती है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, यह हमारे शरीर की संरचना को एक निश्चित ज्यामिति अर्थात ढांचा प्रदान करता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण अंग हार्ट, लीवर, लंग्स आदि कंकाल तंत्र के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, अर्थात ये उन्हें एक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। हमारे शरीर को कंकाल तंत्र एक निश्चित आधार प्रदान करता है। ये गति एवं प्रचलन को संचालित करता है। एक ही अंग का या किसी अंग का एक ही स्थान पर हिलना डुलना गति कहलाता है। जैसे अगर हम हाथ हिलाते हैं तो वह हाथ की गति कहलाती है, लेकिन अगर हम पैर हिलाते हैं तो हमारी लोकेशन बदल जाती है। इसे हम प्रचलन कहते हैं। तो दोनों शब्दों में अंतर हमें पता होना चाहिए। गति अर्थात एक ही अंग का अपनी जगह पर आगे पीछे हिलना डुलना, और अगर किसी अंग के हिलने डुलने से हमारी लोकेशन बदल जाती है तब उसे हम प्रचलन कहते हैं। कंकाल तंत्र श्वासोच्छ्वास में सहायक होता है। हमने श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि देखी हुई है। निश्वसन और निःश्वसन। हवा शरीर में अंदर जाती है, हवा शरीर से बाहर निकलती है। इस पूरी प्रक्रिया में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड, पसलियां, स्टर्नम, डायफ्राम आदि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लंबी अस्थियों के अंदर एक खोखली गुहा पाई जाती है। उस खोखली गुहा को बोन मेरो कहा जाता है, जिसमें रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात कंकाल तंत्र रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस को संग्रह करने का काम अस्थियों के द्वारा किया जाता है। भोजन को काटना तथा ग्रहण करना कंकाल तंत्र की उपस्थिति में ही संभव हो पाता है। मनुष्य के कंकाल को अर्थात मानव कंकाल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पार्ट है अक्षीय कंकाल, दूसरा पार्ट है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हम देखते हैं खोपड़ी या स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुकदंड, स्टर्नम, पसलियां तथा हायाइड आते हैं। वहीं उपांगीय कंकाल के अंतर्गत हाथ एवं पैरों की अर्थात भुजाओं की अस्थियां तथा मेखलाएं या गर्डल्स आती है। चेस्ट वाले क्षेत्र में अंश मेखला तथा निचले प्यूबिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि श्रोणी मेखला, ये दो मेखलाएं उपस्थित होती है जिनसे हाथ पैरों की हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। स्कल या खोपड़ी 29 हड्डियों की बनी होती है। वहीं हम देखते हैं कशेरुकदंड में कशेरुकाओं की संख्या 26 होती है। ये वयस्क की है, जबकि बच्चों में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इन 26 कशेरुकाओं की अगर हम डिटेल देखते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रीवा क्षेत्र में अर्थात गर्दन क्षेत्र में कुल 7 कशेरुकाएं पाई जाती है। अर्थात मनुष्य की गर्दन में रीढ़ की हड्डी 7 कशेरुकाओं से मिलकर के बनी होती है। वहीं ऊंट और जिराफ जैसे जीवों में भी इनकी संख्या 7 ही होती है। उनमें आकार बढ़ जाता है। ग्रीवा कशेरुकाओं के नीचे सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक या वक्षीय कशेरुकाएं पाई जाती है, जिनकी संख्या 12 होती है। वक्षी कशेरुकाओं के नीचे लंबर या कटी कशेरुकाएं पाई जाती है, जिनकी संख्या 5 होती है।
लंबर वर्टिब्रा के नीचे सेक्रल या त्रिक कशेरुकाएं पाई जाती है, जिनकी संख्या 5 होती है, जो मिलकर के एक कशेरुका में परिवर्तित हो जाती है। और सबसे नीचे वाली पुच्छ कशेरुका या कॉर्डल वर्टिब्री कहलाती है। इनकी संख्या 4 होती है और ये भी समेकित होकर के एक कॉक्सल नामक संरचना बनाती है। इस प्रकार हम देखते हैं मनुष्य में 7 ग्रीवा, 12 वक्षी, 5 लंबर, 1 सेक्रल और 1 कॉर्डल, कुल मिलाकर के 26 कशेरुकाएं पाई जाती है। वहीं बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है। ये कशेरुकाएं पृथक पृथक होती है। उपांगी कंकाल के अंतर्गत हाथ एवं पैरों की हड्डियां तथा उन्हें जोड़ने वाली मेखलाएं आती हैं। अग्रपाद या हाथ में भुजा की अस्थि, ऊपरी भुजा की अस्थि ह्यूमरस होती है। ह्यूमरस के नीचे रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना के नीचे हथेली में कार्पल, मेटाकार्पल और उंगलियों की छोटी हड्डियां फेलेंजेस कहलाती है। इसी प्रकार पश्चपाद या पैर में जांघ की हड्डी फीमर हड्डी होती है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। ऑब्जेक्टिव बनता है फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। फीमर के नीचे टिबिया फिबुला, घुटने में पटेला, पैर के पंजे में टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और हम देखते हैं कि पैरों की उंगलियों में फेलेंजेस अस्थियां पाई जाती हैं। हाथ की जो ह्यूमरस अस्थि है, हम देखते हैं कि यह अंश मेखला के साथ में संधि करती है। अंश मेखला की अस्थियां आपस में जुड़ती है और एसिटाबुलम अंश मेखला की अस्थियां आपस में जुड़ती है और एक गुहा बनाती है। उस गुहा को ग्लिनाइड गुहा कहते हैं, जिसमें ह्यूमरस अस्थि का हेड फिट होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के द्वारा हर दिशाओं में घूम सकता है। इसी प्रकार पश्चपाद या पैर की अस्थि फीमर श्रोणी मेखला के साथ संधि करती है। श्रोणी मेखला की अस्थियां आपस में जुड़कर एसिटाबुलम बनाती है, जिसमें फीमर अस्थि का हेड फिट रहता है और आसानी से वहां पर संधि स्थल पर गति कर सकता है। तो दोनों पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अंश मेखला में ग्लिनाइड गुहा पाई जाती है, जिसमें ह्यूमरस अस्थि संधि करती है। वहीं श्रोणी मेखला में एसिटाबुलम गुहा पाई जाती है, जिसमें फीमर अस्थि संधि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधियां तथा संधियों के प्रकार। वे स्थान जहां पर दो अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है, संधि या अस्थि संधि कहलाती है। गतिशीलता के आधार पर संधियां 3 प्रकार की होती है: पूर्ण या चल संधि, अपूर्ण संधि तथा अचल संधि। यदि संधि करने वाले स्थान पर दोनों अस्थियां आसानी से हिलडुल सकती है, तब इस प्रकार की संधि को पूर्ण या चल संधि कहा जाता है। यदि संधि करने वाली दोनों अस्थियों के मध्य अल्प गति होती है, तब इस प्रकार की संधि को अपूर्ण संधि कहा जाता है। एवं यदि संधि करने वाली अस्थियां बिल्कुल भी अपनी जगह पर गति नहीं कर सकती, तब उसे अचल संधि कहा जाता है। हाथ पैरों की अस्थियां पूर्ण संधि के द्वारा आपस में जुड़ी होती है, इसलिए उनके बीच में पर्याप्त मूवमेंट या गति पाई जाती है। कशेरुक दंड की कशेरुकाएं आपस में अपूर्ण संधि के द्वारा जुड़ी हुई होती है, इसलिए उनके मध्य अल्प गति पाई जाती है। इसी प्रकार स्कल या खोपड़ी की हड्डियां जो होती हैं, उनमें C1 जॉइंट पाया जाता है। C1 जॉइंट के द्वारा हम देखते हैं दो अस्थियां आपस में फंसी हुई रहती है और उनके बीच में किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती,
इन्हें अचल संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पूर्ण संधि या चल संधि की संरचना को स्पष्ट कीजिए तथा चल संधि या पूर्ण संधि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अभी हमने देखा है चल संधि या पूर्ण संधि वह संधि होती है जहां पर संधि करने वाली अस्थियां पर्याप्त गति कर सकती है। चल संधि की संरचना में हम देखते हैं कि संधि करने वाली एक अस्थि प्याले के समान संरचना को निर्मित करती है तथा दूसरी अस्थि एक बॉल के समान संरचना को निर्मित करती है। प्याले की संरचना में दूसरी अस्थि की बॉल इस तरह से संधि करती है कि दोनों के बीच में पर्याप्त गतिशीलता निर्मित हो जाती है। संधि करने वाली जगह पर हम देखते हैं कि एक कैप्सूल निर्मित होता है जिसे साइनोवियल कैप्सूल कहा जाता है। इस कैप्सूल के भीतर एक प्रकार का द्रव भरा हुआ होता है जिसे साइनोवियल द्रव कहा जाता है। यह द्रव दोनों संधि करने वाली अस्थियों को घर्षण से बचाता है। संधि स्थल पर दोनों अस्थियों के आगे एक एक उपास्थीमय संरचना लगी हुई होती है। इस उपास्थीमय संरचना को आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहा जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि दोनों अस्थियां संधि से पृथक ना हो जाए, उन्हें अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए वहां पर लिगामेंट्स नामक संरचनाएं उपस्थित होती हैं। स्नायु होते हैं जो दोनों अस्थियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अर्थात स्नायु की उपस्थिति के कारण संधि स्थल पर दोनों अस्थियां गति तो कर सकती है लेकिन अपनी जगह को छोड़ करके अलग नहीं हो सकती। चल संधि 5 प्रकार की होती है। गेंद एवं प्याला संधि, कब्जा संधि, फिसलन संधि, सैडल संधि और धुरी संधि। पहला पॉइंट हम देखते हैं गेंद एवं प्याला संधि। इस प्रकार की चल संधि में एक अस्थि प्याले का निर्माण करती है तथा दूसरी अस्थि गेंद के समान संरचना को निर्मित करती है। प्याले की संरचना में गेंद के समान संरचना इस तरह फिट होती है कि उसे हर संभव दिशा में घुमाया जा सकता है। इसे गेंद एवं प्याला संधि भी कहा जाता है। अंश मेखला की ग्लिनाइड कैविटी और ह्यूमरस अस्थि के बीच में इसी प्रकार की संधि पाई जाती है। वहीं कूल्हे में हम देखते हैं श्रोणी मेखला का एसिटाबुलम तथा जांग की हड्डी, फीमर हड्डी का हेड इसी प्रकार की संधि के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ होता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कब्जा संधि। इस प्रकार की संधियों में हम देखते हैं कि दरवाजों के समान गति एक ही दिशा में संपन्न हो पाती है। इस प्रकार की संधि कोहनी में, उंगलियों के पोरों में, घुटने में, कलाई में आदि जगह पर पाई जाती है। थर्ड, ग्लाइडिंग जॉइंट या फिसलन संधि। इस प्रकार की संधि में संधि करने वाली अस्थियां एक दूसरे के ऊपर एक निश्चित सीमा तक सभी दिशाओं में फिसल सकती है किंतु ये मुड़ नहीं सकती। कशेरुक दंडकी कशेरुकाओं के प्री तथा पोस्ट जाइगोएपिफाइसिस के बीच में इसी प्रकार की संधि पाई जाती है। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भी इसी प्रकार की फिसलन संधि के द्वारा जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट जॉइंट, सैडल जॉइंट। यह एक प्रकार का गेंद एवं प्याला जॉइंट के समान ही जॉइंट होता है किंतु इसमें अस्थियों के बीच में उतनी अधिक गति नहीं पाई जाती है। जैसे हमारे अंगूठे की जो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स होती है उनमें हम देखते हैं इसी प्रकार की संधि पाई जाती है। जब अंगूठे को हम सभी दिशाओं में घुमाते हैं तो थोड़ा सा अटक करके घूमता है। इस प्रकार की संधि को सैडल संधि कहते हैं। चल संधि का 5वां प्रकार पाइवोट जॉइंट या धुरीदार संधि या धुरी संधि। इस प्रकार की संधि में हम देखते हैं कि एक अस्थि में एक नुकीला उभार पाया जाता है तथा दूसरी अस्थि में उस नुकीले उभार से संधि करने के लिए एक गड्ढा पाया जाता है। पहली अस्थि के उभार के साथ दूसरी अस्थि का गड्ढा इस प्रकार फिट होता है कि इसे उभार पर धुरी के समान घुमाया जा सकता है। जैसे एक हड्डी अपन देख रहे हैं
नुकीली हो गई और दूसरी उसके ऊपर फिट हो जाती है। ये एक धुरी बन गई और ये दूसरी अस्थि हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर इस प्रकार से गड्ढा बना करके फिट हो जाती है। तो ऊपर वाली अस्थि को हम एक निश्चित सीमा तक गोलाई में घुमा सकते हैं। इस प्रकार की संधि को धुरी संधि कहा जाता है। स्तनी जंतुओं में दूसरी कशेरुका के ओडोंटाइड प्रवर्स तथा एटलस के बीच में इसी प्रकार का जोड़ पाया जाता है। हम देखते हैं कि ये स्कल है, स्कल से जुड़ी हुई यह पहली कशेरुक दंड की अस्थि जिसे एटलस नाम दिया गया है, और हम देखते हैं ये दूसरी कशेरुका। इन दोनों के बीच में इसी प्रकार का जॉइंट होता है, जिस जॉइंट के आधार पर ही हम हमारे सिर की पोजीशन को घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रकार, गेंद एवं प्याला संधि, कब्जा संधि, फिसलन संधि, सेडल संधि और धुरीदार संधि, ये चल संधि के 5 प्रकार हैं। मोच या स्प्रेन, अत्यधिक तनाव के कारण संधि स्थल से लिगामेंट का टूटना और संधियों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना मोच या स्प्रेन कहलाता है। जब स्नायु टूट जाते हैं तो संधि स्थल से अस्थियां अपनी जगह को छोड़ देती है, इसे संधि भंग कहा जाता है। साधारण भाषा में हाथ का उतरना, पैर का उतरना इसी प्रक्रिया को व्यक्त करता है। सेकंड शॉर्ट नोट है आर्थराइटिस। हमने देखा है संधि वाले स्थल पर साइनोवियल कैप्सूल पाया जाता है, जिसके अंदर एक द्रव भरा हुआ होता है जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। यह द्रव गति करने वाली संधियों को रगड़ से बचाने का कार्य करता है, लेकिन कभी कभी साइनोवियल द्रव की कमी के कारण संधि में सूजन आ जाती है। इस स्थिति को आर्थराइटिस कहा जाता है। यह स्थिति यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के जमाव के कारण भी पैदा होती है। फलस्वरूप संधि स्थल पर व्यक्ति को एक दर्द महसूस होता है। तो संधियों पर दर्द होना आर्थराइटिस और लिगामेंट के टूटने पर दर्द होना मोच, और कभी कभी संधि या अस्थि भंग भी इसमें हो जाती है। विभिन्न जीवों में चलन के तहत हम देखते हैं कि जो अमीबा जीव होता है उसके प्रचलन अंग कूटपाद कहलाते हैं। वहीं पैरामेशियम में हम देखते हैं कि उसके शरीर के बाहर पाए जाने वाले बारीक बारीक रेशे जैसी संरचनाएं सीलिया कहलाती है। यूग्लिना में एक लंबा कशाब या फ्लैजेलम पाया जाता है, जिसकी सहायता से वह प्रचलन करता है। वहीं हम देखते हैं कि हाइड्रा में प्रचलन या चलन निम्न प्रकार से होता है। पहला पॉइंट फिसलन के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हाइड्रा में चलन का वर्णन कीजिए। फिसलन। हाइड्रा के शरीर में हम देखते हैं कि कुछ टेंटेकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं और नीचे एक आधार डिस्क होती है। आधार डिस्क से कूटपाद बना करके होने वाले प्रचलन को फिसलना कहा जाता है। वहीं हम देखते हैं पानी में यह अपने टेंटेकल्स के द्वारा आसानी से तैर सकता है। तैरने की इस प्रक्रिया को हम फ्री स्विमिंग या तैरना कह सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चलन का प्रकार कलाबाजी के द्वारा। हाइड्रा अपने शरीर को झुकाता है, स्पर्शकों को भूमि से टच करता है और उसके बल उल्टा खड़ा हो जाता है। उसके पश्चात अपनी बेसल डिस्क आधार को धीरे से झुकाता है, किसी स्थान पर उसको चिपकाता है और पुनः खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार के चलन को हम कलाबाजी द्वारा चलन कहते हैं। इसी प्रकार से पाश प्रचलन। हाइड्रा अपने शरीर को झुकाता है और स्पर्शकों को भूमि पर टच कर देता है। उसके बाद में बने हुए लूप की लंबाई को वो छोटा कर लेता है। छोटा कर लेता है अर्थात आधार वाले हिस्से को
अपनी जगह से हटा करके स्पर्शकों के पास में ला करके भूमि पर टच कर देता है, चिपका देता है। पश्चात पुनः स्पर्शकों को हटाता है और आगे की तरफ भूमि पर जाकर के जोड़ देता है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और हाइड्रा आगे की ओर गति करने लगता है। कटल फिश के समान प्रचलन, जिसमें हम देखते हैं कि जल स्रोत में यह एक जलीय जीव है, तो हम देखते हैं कि बॉटम पर, पेंदे पर हाइड्रा अपने स्पर्शकों की सहायता से चल करके आगे की ओर गति करता है। इसे कटल फिश के समान प्रचलन कहा जाता है। आरोहण एवं प्लावन, अपने स्पर्शकों की सहायता से हाइड्रा किन्हीं भी जलीय पादपों के ऊपर चढ़ सकता है और तैर सकता है। इस प्रक्रिया को आरोहण एवं प्लवन कहा जाता है। केचुए में चलन। केचुए के प्रचलन अंग या चलन अंग शूक या सीटी कहलाते हैं। केचुए का शरीर कई समान रूप से खंडित खंडों से मिलकर के बना हुआ होता है और प्रत्येक खंड में हम देखते हैं कि शूक या सीटी पाई जाती है। केचुए का शरीर सिकुड़ता है और फैल सकता है। चलन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि केचुए का शरीर किसी स्थान पर अपनी शूकों को जमीन में गाड़ देता है, सीटी को गाड़ देता है और पीछे वाले शरीर को खींच करके आगे की ओर लाता है। जब पीछे का शरीर सिकुड़ करके आगे की ओर आता है तो उसकी शूकों को जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब आगे वाली शूकें जमीन को छोड़ देती है और शरीर पतला होकर के आगे की ओर लंबा हो जाता है। जितनी मैक्सिमम लेंथ वो कवर करता है और आगे जाकर के आगे के खंडों की शूकों को वापस से वो जमीन में गाड़ देता है। कहने का मतलब शरीर के भागों को, अग्र भागों को लंबा करना, शूकों को जमीन में गाड़ना, पीछे के शरीर को सिकुड़ना, सिकुड़ करके शूकों को वापस से जमीन में लगा देना, ठीक इसी समय वापस से आगे वाले भाग का लंबा होना। तो इस प्रकार की क्रमबद्ध प्रक्रिया के द्वारा केचुआ आगे की ओर गति करता है। इसलिए जब केचुआ आगे चलता है तो वो सिकुड़ता फैलता हमें नजर आता है। इसी चलन के आधार पर हम केचुए और सर्प में अंतर कर सकते हैं। सर्प का जो चलन होता है वो हम देखते हैं ऐसा ऐसा होता है, जिगजैग वाला, क्योंकि वो मसल्स की गति के द्वारा चलता है। वहीं केचुआ एक ही लंबाई में सिकुड़ता और फैलता हुआ आगे की तरफ गति करता है। जोंक पशुओं का खून या रक्त चूसने वाला एक परजीवी होता है, जो हम देखते हैं कि लूप बना करके या पाश के द्वारा प्रचलन करता है। लूप बनते जाते हैं, लूप की लंबाई कम होती है और लूप की लंबाई बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जोंक में प्रचलन होता है। उपरोक्त जीवों के अतिरिक्त अगर हम मोलस्का, पाइला जैसे जीवों को देखते हैं तो उनमें फुट नामक संरचना पाई जाती है, जिसकी सहायता से प्रचलन होता है। ऑक्टोपस में मांसल भुजाएं पाई जाती है, 8 भुजाएं। इकाइनोडर्म अर्थात तारा मछली में ट्यूफिट महत्वपूर्ण या नालपाद जिसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रचलन अंग के रूप में होते हैं। कीटों में पंख पाए जाते हैं और चलनपाद, वॉकिंग लेग्स पाई जाती है, जिनकी सहायता से चलन होता है। मछलियों में चलन फिन्स के द्वारा होता है। वहीं उभयचरों में पैर पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं। साथ ही जल में चलन के लिए उंगलियों के बीच में पाद जाल पाया जाता है, जो पतवार के समान कार्य करता है। सरीसृपों में पसलियों की गति के द्वारा हम देखते हैं कि चलन होता है। साथ ही इनकी शरीर पर पाए जाने वाले शल्क भी चलन में सहायता करते हैं। ये शल्क भूमि को पकड़ते हैं। पक्षियों में पंख पाए जाते हैं और अनुकूलन होता है खोखली अस्थियों का, ताकि ये आसानी से प्रचलन उड़ करके कर सके। मनुष्य में कंकाल तंत्र चलन में सहायक होता है और अस्थियों की गति के आधार पर हम देखते हैं कि प्रचलन होता है। हमारे शरीर में हम देखते हैं कि मुख्यतः 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। रेखित पेशी या कंकाली पेशी, जो हमारी इच्छा पर कार्य करती है।
दूसरा अरेखित पेशी, जो हमारी इच्छाओं पर कार्य नहीं करती, स्वतः कार्य करती है। और तीसरा हृदय पेशियां, ये भी एक प्रकार की अरेखित पेशी होती है जो जीवन भर निरंतर बिना थके कार्य करती है। हृदय इसी प्रकार की पेशियों से बना हुआ होता है। यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं अगला, कंकाली या रेखित पेशी की संरचना। बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है तो हमको समझ में आएगा। डायग्राम को देखिए, हम देखते हैं कि कंकाली पेशी या रेखित पेशी अनेक पतले पतले तंतुओं के समूहबद्ध होने से बनती है। इन पतले पतले तंतुओं को पेशी तंतु कहते हैं। ये पेशी तंतु कई गुच्छों को निर्मित करते हैं, जिसके चारों ओर, पेशी तंतुओं के गुच्छों के चारों ओर पेरीमाइसियम आवरण पाया जाता है। अर्थात ये छोटे छोटे तो अपन देख रहे हैं पेशी तंतु हो गए, और ये इनके चारों ओर हम देख रहे हैं कि ये पेरीमाइसियम, ये दूसरा गुच्छा, ये इसका पेरीमाइसियम, ये तीसरा गुच्छा। इस प्रकार अनेक पेशी तंतुओं के समूहबद्ध होने से हम देखते हैं कि पेशी बनती है। इन पेशी तंतुओं के समूह को इकट्ठे तौर पर एंडोमाइसियम कहा जाता है। संपूर्ण एंडोमाइसियम के बाहर की ओर घेरा हुआ इपीमाइसियम आवरण पाया जाता है। अर्थात ये पेशी का सबसे बाहरी आवरण होता है, और इसी आवरण के द्वारा पेशियां अस्थियों के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, अब ध्यान से हमको समझना है आगे की चीजें। हम देखते हैं कि कंकाली पेशियों को बनाने वाले पेशी तंतु या कोशिकाएं बेलनाकार होती है, जो दोनों किनारों पर सक्रिय होती है। इसके बाहर की तरफ एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को सार्कोलेमा कहते हैं। इतने वाले एरिया को अपन ने इनलार्ज करके देख लिया कि बाहर का आवरण सार्कोलेमा कहलाता है। एक बड़ा सा केंद्रक होता है जो विभाजित होकर अनेक केंद्रकों में बदल जाता है। बाहर की तरफ केंद्रकों को घेरे हुए जो द्रव पाया जाता है, उस द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में अनेक लंबे लंबे पतले पतले धागे के समान तंतु पाए जाते हैं, जिन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। अब हम एक मायोफाइब्रिल को लार्ज करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं कि इस मायोफाइब्रिल में क्या है। अभी हमने एक तंतु देखा, तंतु के बाहर सार्कोलेमा है, केंद्रक है, अंदर भरा हुआ द्रव सार्कोप्लाज्म है, और सार्कोप्लाज्म में अनेक पतले पतले तंतु दिखलाई दे रहे हैं, जिन्हें मायोफाइब्रिल कह रहे हैं। मायोफाइब्रिल की संरचना का अध्ययन करने पर इसमें दो क्षेत्र दिखलाई देते हैं। एक थोड़ा अपेक्षाकृत गहरा क्षेत्र दिखलाई देता है, एक हल्का क्षेत्र दिखलाई देता है। जो गहरा क्षेत्र होता है उसे ए बैंड कहा जाता है, और जो हल्का क्षेत्र होता है उस हल्के क्षेत्र को आई बैंड कहा जाता है। ए बैंड मायोसिन तंतुओं के कारण गहरा दिखलाई देता है, वहीं आई बैंड एक्टिन तंतुओं के कारण कुछ हल्का दिखलाई देता है। आई बैंड के मध्य में एक रेखा पाई जाती है जिसे झेड रेखा कहा जाता है। दो झेड रेखाओं के बीच की दूरी सार्कोमियर या पेशी की इकाई कहलाती है। आई बैंड के दोनों ओर हम देखते हैं एक्टिन तंतु लगे हुए होते हैं, जिनसे अल्टरनेट रूप से मध्य मध्य में हम देखते हैं कि मायोसिन के तंतु लगे हुए होते हैं, और इस प्रकार से संरचना को निर्मित करते हैं। हम देखते हैं कि यहां पर ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में हम आई बैंड बोल रहे हैं इसको। ये आई बैंड हो गया, ये ए बैंड हो गया। आई बैंड के मध्य में एक रेखा पाई जाती है, जेड लाइन, और इधर भी अपन देख रहे हैं ये भी जेड लाइन। जेड लाइन के दोनों ओर ये जो तंतु लगे हुए हैं, ये एक्टिन के बने हुए तंतु होते हैं। ये एक्टिन है, इसलिए ये एरिया थोड़ा हल्का दिखलाई दे रहा है। मध्य वाले भाग में हम देखते हैं कि ये मायोसिन के तंतु हो गए। अर्थात जो मसल्स है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी होती है। एक्टिन आई बैंड में जेड लाइन के दोनों ओर लगी हुई छड़ें हैं, वहीं हम देखते हैं कि जो मायोसिन प्रोटीन की छड़ें हैं वो एक्टिन के अल्टरनेट रूप से हम देखते हैं कि प्रेजेंट होती है ए क्षेत्र में। ए क्षेत्र के बीचों बीच एक हल्का एरिया, एक रेखा पाई जाती है,
जिसे एम लाइन कहा जाता है। एम लाइन के दोनों तरफ का हल्का क्षेत्र एच क्षेत्र कहलाता है। गतिशीलता के आधार पर हम देखें, जब पेशी संकुचन होता है तो मायोसिन तंतुओं पर एक्टिन तंतु फिसलते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है ये इस प्रकार से आकर के जुड़ जाती है। एक्टिन से एक्टिन के तंतु आपस में जुड़ जाते हैं। उस अवस्था में पेशी की लंबाई सार्कोमियर सिकुड़ जाती है और पेशी संकुचित हो जाती है। संकुचन की इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि एटीपी काम में आते हैं। एटीपी ऊर्जा का स्रोत होते हैं, वो टूटते हैं, एडीपी में कन्वर्ट होते हैं और पेशी को संकुचन होने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक एंजाइम होता है जिसे एटीपीएज कहा जाता है। यह एंजाइम होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो एटीपी को जल की सहायता से तोड़ने का काम करता है और एडीपी और मोनोफास्फेट बनाता है। जो ऊर्जा मुक्त होती है वह संकुचन के काम में आती है। पेशी संकुचन को नियमित रखने के लिए एटीपी का विघटन निरंतर होता रहता है। एटीपी की मात्रा को उपलब्ध कराने के लिए पेशियों में एक और हम देखते हैं कि उच्च ऊर्जा वाला यौगिक पाया जाता है। इस ऊर्जा वाले यौगिक को क्रिएटिन फास्फेट कहा जाता है। यह क्रिएटिन फास्फेट एडीपी को पुनः एटीपी में परिवर्तित कर देता है और क्रिएटिन को मुक्त कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एटीपीएज एटीपी को तोड़ता है और पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। लेकिन अगर हम कोई कठोर कार्य कर रहे हैं, हमारे शरीर में निरंतर गति हो रही है, दौड़ भाग हो रही है, तो पेशियों को काम करने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक अन्य स्रोत हो गया है क्रिएटिन फास्फेट। ये टूटने वाले एडीपी को पुनः एटीपी में परिवर्तित कर देता है और पेशी संकुचन के लिए एटीपी की निरंतर उपलब्धता को बनाए रखता है। इस क्रिया के द्वारा हमने ये तो देखा कि पेशियों को निरंतर कार्य करने के लिए एटीपी की पूर्ति हो गई। एटीपी तो मिल गए, लेकिन एटीपी टूट गए हैं एडीपी में। इन एडीपी से वापस एटीपी का निर्माण हम देखते हैं कि श्वसन की क्रिया में बने हुए एटीपी के द्वारा किया जाता है। श्वसन की क्रिया में बने हुए एटीपी पुनः क्रिएटिन के साथ क्रिया करते हैं और वापस से क्रिएटिन को क्रिएटिन फास्फेट के रूप में बदल देते हैं। पॉइंट के हिसाब से पढ़ करके हमें याद रखना पड़ेंगे कंकाली पेशियों के प्रकार। कंकाली पेशियां कई प्रकार की होती है। एक्सटेंसर या प्रसारिणी पेशियां, ये वे पेशियां होती है जो शरीर के किसी भाग को फैलाती है या सीधा करती है। दूसरा हम देखते हैं फ्लेक्सर, ये वे पेशियां होती है जो शरीर के किसी भाग को दूसरे भाग पर झुकाने का कार्य करती है। तीसरी पेशी है एबडक्टर या अपवर्तनी, ये वे पेशियां होती है जो शरीर के किसी भाग को शरीर की अक्ष से दूर ले जाने का कार्य करती है। चौथी पेशी है एडक्टर या अभिवर्तनी, ये वे पेशियां हैं जो एबडक्टर का उल्टा काम करती है, अर्थात किसी अंग को शरीर की अक्ष के दूर से पास लाने का काम करती है। पांचवी पेशी है एलिवेटर या उन्नयनी पेशियां, ये वे पेशियां होती है जो शरीर के किसी भाग को एलिवेटर उठाने का कार्य करती है, जैसे निचले जबड़े का बंद होना इसी पेशियों के द्वारा होता है। वहीं हम देखते हैं अगली पेशी है डिप्रेसर या अवनमनी पेशी। यह पेशी हम देखते हैं कि एलिवेटर का विपरीत कार्य करती है, अर्थात ये मुंह बंद करती है एलिवेटर, तो हम देखते हैं कि अवनमनी पेशी या डिप्रेसर मुंह को खोलने का कार्य करती है। नेक्स्ट पेशी है कॉन्स्ट्रिक्टर या संकोचनी पेशी, ये शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न छिद्रों की गुहा को कम या ज्यादा करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है रोटेटर्स या घूर्णी पेशी, ये वे पेशियां हैं जो शरीर के किसी कार्य को घुमाने का कार्य करती है, जैसे हम हाथ को कंधे पर गोल घुमा सकते हैं, तो रोटेटर्स पेशियां काम में आती है। नेक्स्ट डायलेटर्स
इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये वे पेशियां हैं जो किसी छिद्र को चौड़ा या सकरा करने का कार्य करती है। यानी जिस प्रकार कॉन्स्ट्रिक्टर का कार्य है उसी प्रकार का कार्य डायलेटर्स का होता है। नेक्स्ट है प्रोनोटर्स पेशियां। ये वे पेशियां हैं जो उपांगों को इस प्रकार पीछे ले जाती है कि इनकी निचली सतह नीचे समतल पर आ जाती है, जैसे पैरों की पेशियां। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक्सटेंसर पेशी, फिर से बतला देता हूं। एक्सटेंसर पेशी किसी भाग को फैलाती या सीधा करती है। फ्लेक्सर पेशी शरीर के किसी भाग को दूसरे भाग पर झुकाती है। एबडक्टर और एडक्टर दोनों के कार्य एक दूसरे के उल्टे हैं। यह हाथ को फैलाने का कार्य कर रही है, यह हाथ को वापस सिकुड़ने का कार्य कर रही है। एलिवेटर और डिप्रेसर एक दूसरे के विपरीत है। एलिवेटर किसी अंग को ऊपर ले जा रही है तो डिप्रेसर उसे वापस नीचे की तरफ ला रही है। ये मुंह बंद करती है, ये मुंह खोलती है। कॉन्स्ट्रिक्टर और डायलेटर्स हम देखते कि ये किसी छिद्र को सिकुड़ने या फैलाने का कार्य करती है। रोटेटर्स किसी अंग को घुमाने का कार्य करती है। और प्रोनोटर्स हम देखते हैं कि उपांगों को पीछे ले जाने का कार्य करती है। इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन बनता है, लाल पेशी। पेशी तंतु दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोल रहे हैं लाल पेशी तंतु और दूसरे को हम बोल रहे हैं श्वेत पेशी तंतु। दोनों में डिफरेंस। जो लाल पेशी तंतु होते हैं इनमें हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, फलस्वरूप इनमें अत्यधिक ऊर्जा उपलब्ध रहती है। लंबी देर तक कार्य करने के लिए काम में लाए जा सकते हैं, जैसे मनुष्य के पीठ की पेशियां। वहीं हम देखते हैं कि श्वेत पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, ये उतनी देर तक काम नहीं कर सकते, ये जल्दी थक जाती है। जैसे पक्षियों के पंख में पाई जाने वाली पेशियां, नेत्र की पेशियां श्वेत पेशी तंतु के रूप में होती है। देखिए, दो प्रकार की पेशी बतला देता हूं। हमारे शरीर में सबसे मजबूत पेशी जबड़ों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जबड़ों की सहायता से हम किसी भी चीज को दांतों के बीच में लेकर के तोड़ सकते हैं। तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे मजबूत पेशियां जबड़ों में पाई जाती हैं।